हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइज फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। तो रिसेंटली बजट पास हुआ है और बजट पास होने के बाद जो भी करंट अफेयर्स रहता है वो बजट से रिलेटेड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बजट एक तो हो गया। बजट बजट जो है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच दिया, उस बजट में क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो वो बजट डॉक्यूमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से। दूसरा होता है कि उसमें क्या अच्छा था क्या खराब था उसका एनालिसिस। वो एनालिसिस कहाँ आता है? न्यूज़पेपर में एक्सपर्ट्स लिखते हैं, तो उसी एनालिसिस के लिए हमने चार टॉपिक पिक किया है अलग अलग न्यूज़पेपर से। तो इनको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। जीएस पेपर थ्री साथ 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 प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये सिर्फ जीएस पेपर थ्री में काम नहीं आता, डायरेक्टेड तो है जीएस पेपर थ्री में। ऐसे जीएस पेपर वन टू हर जगह काम आएगा, सब जगह ही काम आता है बजट। जीएस पेपर फाइव में भी काम आएगा आपके। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक, शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट टू डेट जीडीपी रेशियो। फिस्कल डेफिसिट से डेट जीडीपी रेशियो तक हमारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया। फिस्कल डेफिसिट क्या है? गवर्नमेंट जब बजट लेके आती है, इस बजट में दो चीजें होती हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाली है। एक होता है रेवेन्यू, गवर्नमेंट कितना इनकम करने वाली है। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है ना, और रेवेन्यू कम है, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा? ज्यादा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू थोड़ा कम है, तो इसका मतलब हमें क्या लगने वाला है? डेफिसिट लगने वाला है। इसी को हम लोग फिजिकल डेफिसिट बोल देते हैं। और रेवेन्यू अगर कम है तो हमें क्या लेना है? गवर्नमेंट लोन लेती है ना, लोन लेती है, उसको हम लोग क्रेडिट लेती है, बोरो करती है एक तरह से। उसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? फिजिकल डेफिसिट। अगर वो परसेंटेज के फॉर्म में बात किया जाए तो फिजिकल डेफिसिट परसेंटेज के फॉर्म में अचानक से कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि कोविड में इकोनॉमिक कंडीशन ही खराब हो गई थी। 2019-20 में 4.6 चल रहा था, अचानक से बढ़ के कितना हो गया? 9.2 कोविड के साल, फिर 6.7, 6.4, 5.6, 4.9। आइडियली ये 3.3 से 4% के बीच में, 3 to 4% के बीच में जो फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, वो कोविड के पहले भी थोड़ा बढ़ा था और बढ़ के इतना भयंकर रूप से धीरे धीरे उसको हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि देखो, फिजिकल डेफिसिट तो एक पैरामीटर है ही, ये चेक करने का कि हमारा फिजिकल प्रूडेंस रहे। प्रूडेंस मतलब ओवर एक्सपेंडिचर तो नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, है ना, और इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेचिंग तो नहीं कर रहे हैं। एक चीज तो वो है, एक तरह से ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जो बड़े स्केल पे कंट्री के लिए पॉलिसी लिया जाता है उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहली बात तो ये हो गया। बट गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट के अलावा अब किसकी बात कर रही है? डेट टू जीडीपी रेशियो की बात कर रही है। डेट टू जीडीपी, इंडिया का जितना जीडीपी है उसके मुकाबले हमने कितना डेट लिया हुआ है उसको कम करना है। अगर, क्योंकि इंडिया का जीडीपी का साइज जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, डेट टू जीडीपी रेशियो कम करने पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करेगी। फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट जो 5.1 रखा गया था, इस साल इंटरिम बजट पास हुआ था इलेक्शन के पहले फरवरी में। और हर साल बजट कब पास होता है? फरवरी में ही पास होता है। बट अभी चूंकि इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट किसकी आएगी वो बजट पास करेगा, इसलिए सिर्फ इंटरिम बजट पास किया गया था। वहां पे फिजिकल डेफिसिट का टारगेट 5.1 रखा गया था। बट अभी जो कल बजट पास हुआ 23 जुलाई को, वहां पे क्या रखा गया है? 4.9%। डायरेक्टली ये चीजें कहाँ पे पूछी जाती हैं? डायरेक्टली ये चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट aimed to be on declining path as a percentage of GDP। declining path पे इसको भी माना गया। The fiscal consolidation path set in 2021 after COVID continues to serve the economy well। The government aims to achieve a fiscal deficit below 4.5% by next year। नेक्स्ट ईयर ये फिजिकल डेफिसिट और कम करके 4.5% तक सोच रही है गवर्नमेंट आ जाएगा। 2026 से 27 onwards, effort will focus on maintaining a fiscal deficit that ensures the central government debt declines as a percentage of GDP। तो मेन एम अब होगा डेट को डिक्लाइन करने पे, ऐसे फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करना है कि एज ए जीडीपी डेट जो है वो डिक्लाइन करने लगे। फाइनेंशियल ईयर 24 में फिजिकल परफॉर्मेंस क्या रहा? इनिशियली फिजिकल डेफिसिट टारगेट 5.9 पे पेग्ड था, रिवाइज करके 5.8 तक लाया गया, एंड फाइनली अचीव हो गया है 5.6। ये लास्ट ईयर जो अभी 31 मार्च 2024 को जो ईयर कंप्लीट हुआ है उसकी बात की जा रही है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फेल बाई 1.3% फ्रॉम रिवाइज एस्टिमेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया है, कम हो गया है। देखो एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, एक को बोला जा सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल आप खर्चा कर रहे हो, आप जाके पार्टी करके पैसे उड़ा दिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही पैसे से आपने घर खरीद लिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट डे टू डे जो खर्च करती है उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम ही हो तो अच्छा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल की गवर्नमेंट यूज कर रही है रोड्स वगैरह बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, उसको क्या बोलेंगे, कैपेक्स। कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हुआ है, ये अच्छी बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस टू RS 9.49 लाख करोड़, 0.2% लोअर देन रिवाइज्ड एस्टिमेट। जो एस्टिमेट था उससे थोड़ा सा कम हुआ है। एंड 5.2% लोअर देन द बजट एस्टिमेट, बजट के एस्टिमेट से भी कम हुआ है, जो कि इतना कि हम लोगों ने एस्टिमेट किया था लास्ट ईयर, है ना। ये फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब 2023-24 की यहाँ पे बात हो रही है। तो जितना हमने सोचा था कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, उससे कम ही किया है हम लोगों ने। तो एक्सपेंडिचर कम किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कम किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कम किया है। इसलिए फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट था, जो 5.9 से 5.8 रिवाइज करके आया था, वो हमने फाइनली कितना अचीव किया, 5.6 अचीव किया। क्योंकि तो खर्चा उतना हो ही नहीं पाया जितना हमने खर्चा एक्सपेक्ट किया था। क्या ये सब डेटा रटने वाले हैं, बहुत ज्यादा इनको रटने की जरूरत नहीं है ना, बस देख के समझ के छोड़ देना है। फोकस ऑन डेट जीडीपी रेशियो, डेट जीडीपी रेशियो पे फोकस। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन emphasized the focus on reducing debt GDP ratio rather than a fixed fiscal deficit number. The new approach considers the specific dynamics of India's fast-growing economy, which differs from slow-growing economies. India, being the fastest growing larger economy, can sustain a higher fiscal deficit without expanding its debt excessively. बिना अपना debt excessively expand किए हुए higher fiscal deficit sustain कर पाए। Revenue and expenditure projection financial year जो 2024-25 होगा उसके लिए क्या क्या है वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025 के लिए टैक्स रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 11%, वो बढ़ के कितना होगा, 25.83 लाख करोड़। नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना होगा, प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 35% टू RS 5.46 लाख करोड़। तो टैक्स में भी 11% की बढ़ोतरी होगी, और जो नया नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के, जैसे 6G स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया, रेलवे वेलवे का जो भी रेवेन्यू हो गया, वो 35% से बढ़ने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट हमारा 11.11 लाख करोड़, मार्किंग ए 17.1% इंक्रीज ओवर द प्रोविजनल एक्चुअल नंबर। तो इतना परसेंट वापस 17% का हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाले हैं। मतलब नितिन गडकरी साहब और बाकी जो भी डेवलपमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है, रोड, हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, उन सब में कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा हमारा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, द इंडियन इकोनॉमी डेमोन्स्ट्रेटेड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ जियोपॉलिटिकल चैलेंज। Government fiscal management achieved a fine balance through tax compliance gains, continued focus on boosting employment and assisting states while ensuring economic growth and stability. Policy outlook क्या होगा? The government approach aims to sustain post pandemic recovery to, अभी कोविड से हम रिकवर करने में ही लगे हुए हैं। हमारा इम्फेसिस अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट, इन सब चीजों पे भी है। और शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन हमें काफी परेशान करता है। मॉनसून का नॉर्मल होना नहीं होना ये भी हमें परेशान करता है। द बजट 2024-25 represent a strategic shift in India's fiscal policy, focusing on sustainable economic growth by managing debt GDP ratio। अब ये डेट जीडीपी वाली रेशियो वाली जो बात है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह इंपॉर्टेंट हो सकती है ना। इसके बारे में हम कभी डिटेल में और चर्चा करेंगे। अभी तो हम बस टॉपिक का एनालिसिस कर रहे हैं। द गवर्नमेंट प्रोएक्टिव मेजर एंड फिस्कल डिसिप्लिन आर गियर्ड टुवर्ड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। सेकंड टॉपिक है सेंटर सब्सिडी बिल टू फॉल टू 5 ईयर लो इन 2024-25। ठीक है, तो सेंटर सब्सिडी बिल क्यों 5 ईयर लो पे आ जाएगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 5 ईयर लो पे आएगा ही सेंटर सब्सिडी बिल, किस वजह से आएगा, क्योंकि उसके पहले कोविड था, कोविड के पहले तो वैसे भी सब्सिडी कम ही रहता था। कोविड के बाद से हमने सब्सिडी देना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। पहले तो हम समझते हैं सब्सिडी है क्या।
सब्सिडी एक तरफा पेमेंट है, उसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, एक तरफा। सब्सिडी इज अ ट्रांसफर पेमेंट जो गवर्नमेंट देती है, अपने रेसिडेंट को दे सकती है, कॉरपोरेशन को दे सकती है, किसी को दे सकती है। एक तरफा पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, एक तरफा डिस्काउंट। ठीक है। द यूनियन बजट 2024-25 has projected a significant reduction in the center subsidy bill reaching a 5 year low। जैसे मान लो आप गैस खरीदते हो, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का आया, 200 रुपीज बाद में आपके अकाउंट में जो आए उसको क्या बोला जाएगा? सब्सिडी। वो ट्रांसफर पेमेंट है। सब्सिडी रिडक्शन, द सब्सिडी बिल इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन होके कितना आएगा? 428,423, है ना, 4,28,423, 4,28,423 करोड़ में है। ये 1.3% ऑफ जीडीपी बनेगा 2024-25 में। और पीक पिकअप था कोविड वाले ईयर में था, ये तब 3.8% ऑफ जीडीपी था। क्या हमें इसको मेंशन करना चाहिए कहीं पे? बिल्कुल। ये डेटा क्या इंपॉर्टेंट है? 1.3%। और ये डेटा, दिस डेटा, द फर्स्ट डेटा, नॉट दैट कोविड ईयर डेटा, दिस डेटा इज important and it will remain important for at least 1 year until and unless when we have next बजट, है ना। तो जब आपको अभी मेंस देना है, अगर आप परसों से मेंस दे रहे हो या फिर आप यूपीएससी मेंस देने वाले हो इस ईयर, तो दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस यू। अदरवाइज ये डेटा एक इंडिकेटिव टर्म का काम करेगी, अगले साल वापस बजट जब आएगा उसको इंडिकेट करने के लिए। तो फिर अगर अगले साल आप मेंस देने वाले हो, प्री देने वाले हो, तो आपको भी ये डेटा रखने की जरूरत नहीं है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सब्सिडी रिडक्शन, सब्सिडी रिड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि कोविड के टाइम पे हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से बहुत ज्यादा अन्न बांट रहे थे। 5 kg ग्रेन एलोकेशन ड्यूरिंग पोस्ट कोविड, जो जनवरी 2023 में एंड हो गया। एनुअल ग्रेन ऑफटेक थ्रू पीडीएस, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, उसके थ्रू जो हम फूड बांटते हैं वो भी कम हो गया। ये सब डिटेल में रटने की जरूरत नहीं है, समझना है कि सब्सिडी क्या है, गवर्नमेंट कैसे दे रही है, कैसे कम हो रहा है। रिड्यूस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट कम कर दिया, मतलब कुछ भी फूड ग्रेन खरीदना कम कर दिया। स्टॉक्स कम हो गए, फूड सब्सिडी का बिल बजट कम हो गया। द फूड सब्सिडी हिट एन ऑल टाइम हाई 2020-21 में 5,41,000 करोड़ के आसपास, है ना। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट रीपे करेगी, आउटस्टैंडिंग लोन चल रहा है। फूड के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट सब्सिडी होता है फर्टिलाइजर सब्सिडी। फर्टिलाइजर डायरेक्टली आपके सिलेबस में है जीएस पेपर 3 के, और फर्टिलाइजर में मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ही सब्सिडी होता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी आपको याद ही रहना चाहिए। फर्टिलाइजर सब्सिडी इस साल के बजट में कितना मेंशन है? 1,64,000 करोड़। मैं ये देख रहा हूँ फर्टिलाइजर सब्सिडी, मैंने देखते देखते पिछले कुछ सालों में 50-60 हजार करोड़ से इतना करोड़ तक पहुंच चुका है। खैर, इसके पहले वाले साल फर्टिलाइजर सब्सिडी ज्यादा था, क्योंकि देखो जब रशिया यूक्रेन का वॉर चलना स्टार्ट हुआ ना, रशिया और यूक्रेन में, आपका ये डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटास, ये सारा यूक्रेन वाले एरिया में ये सब क्या बनता है? आपका ये फर्टिलाइजर बनता है, वहां से इंडिया इंपोर्ट कर रहा होता है। तो ये अब वॉर हो रहा है तो कैसे फर्टिलाइजर बनेगा? बनेगा ही नहीं। तो फर्टिलाइजर क्राइसिस की वजह से फर्टिलाइजर के प्राइसेस भी इंक्लूड बढ़ गए, और फिर हमें जो सब्सिडी थी किसानों को वो भी फर्टिलाइजर के लेके ज्यादा देनी पड़ी। इस बार हमने क्या किया है, उसको घटा दिया है। प्राइसेस ऑफ की इनपुट लाइक फॉस्फोरिक एसिड एंड अमोनिया हैव आल्सो ईज्ड, अब आसान हो गया है फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया खरीदना, तो इसलिए सब्सिडी रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर दिया गया है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है, देखो कैसे जियो पॉलिटिक्स, आईआर, है ना, जियो पॉलिटिक्स कैसे आपका इन्फ्लेशन, प्राइसेस, इकोनॉमी, बजट, हर चीज को इम्पैक्ट करता है। दिस इज हाउ द एनालिसिस शुड बी डन। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, द रिडक्शन इन द सब्सिडी बिल इंडिकेट्स द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू फिस्कल कंसोलिडेशन। सब्सिडी को कम करना, सब्सिडी में दो सब्सिडी होता है, एक तो जरूरी हो जो देना ही चाहिए, दूसरा होता है वेस्टफुल, कि बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं तो वो दे दिया, पैसे खत्म। अगर उस सब्सिडी की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता, रोड बनता है, तो वो ज्यादा सबके काम आता है ना। तो सब्सिडी कम करना, खासकर वेस्टफुल सब्सिडीज कम करना, है ना, फिजिकल डेफिसिट कम करना, इन सब चीज को क्या बोला जाता है? फिजिकल कंसोलिडेशन बोला जाता है। इंश्योरिंग फिजिकल सस्टेनेबिलिटी बाय लोअरिंग डेट लेवल एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, potentially signaling the rating agency about the government intent to maintain fiscal discipline। बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी हैं जो रेटिंग करती हैं कि इस ये कंट्री का फिजिकल डिसिप्लिन कितना अच्छा है, तो गवर्नमेंट इंडिकेट कर रही है कि हमारा बहुत ही बढ़िया है। सेक्टर वाइज implication, food subsidy, pds beneficiaries will continue to receive grain
ऐसा नहीं है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जिनको फूड ग्रेन मिलता था उनको नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट विदाउट द एडिशनल फ्री एलोकेशन, जो फ्री एलोकेशन कोविड के टाइम पे मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। द फोकस इज ऑन रिड्यूसिंग बफर स्टॉक कॉस्ट। जो बफर स्टॉक में हम, बफर स्टॉक भी आपका सिलेबस का पार्ट, बफर स्टॉक में जो कॉस्ट लगता है उसको कम करना है बाय अलाइनिंग प्रोक्योरमेंट विथ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। प्रोक्योरमेंट को ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन कर देना है। फर्टिलाइजर सब्सिडी, बजट एलोकेशन फॉर यूरिया एंड अदर फर्टिलाइजर, कंसीडर करंट ग्लोबल प्राइस ट्रेंड, पॉसिबल शिफ्ट टू फ्रॉम डीएपी टू एनपीके, है ना। तो एनपीके क्या हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो यहाँ डीएपी से हम एनपीके की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर टू मैनेज अवेलेबिलिटी इशू ड्यूरिंग द रबी सीजन, मतलब ये क्या है, डायरेक्टली एनपीके आपका, मतलब हम बात करें तो कंपोनेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, उसकी तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। कंक्लूजन, यूनियन बजट रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू सब्सिडी मैनेजमेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा डेट टू जीडीपी रेशियो की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे हमने पढ़ा सब्सिडी मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहा है। थर्ड टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ भी पढ़ रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ वैसा ग्रोथ जिससे सबका फायदा हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो रिच लोग हैं, है ना, टाटा बिरला अंबानी अडानी, उन्हीं का फायदा हो। सबका फायदा होगा तो हम क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ बोलेंगे। और इंक्लूसिव ग्रोथ डायरेक्टली ये भी जीएस पेपर 3 का पार्ट है। इंक्लूसिव ग्रोथ कब होगा, जब पॉवर्टी रिडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, ये सब कुछ होगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। तो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस किया जा रहा है, वो तो हम समझ गए, इसको फिस्कल कंसोलिडेशन में डाल सकते हैं। डायरेक्टली आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज फिस्कल कंसोलिडेशन, तो उसमें फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा, रिड्यूसिंग डेट टू जीडीपी रेशियो आ जाएगा, है ना, सब्सिडी मैनेजमेंट आ जाएगा, सब चीजें आ जाएंगी। जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन कैसे हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे क्या फोकस है, ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इंसेंटिव फॉर बोथ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स फॉर द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। एम्प्लॉय पर प्रोविडेंट फंड होता है। अब प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, जैसे कि मान लो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, जो जहां पे वो काम कर रहा होता है वो एम्प्लॉयर कुछ पैसा जमा करेगा और कुछ पैसा वो एम्प्लॉय भी जमा करेगा, वो जमा हो जाएगा पैसा, ठीक है, वो उसको बाद में मिलेगा जब उसको के हम लोग क्या बोलते हैं, एज ए इंश्योरेंस बोल सकते हैं या सोशल सिक्योरिटी मेजर बोल सकते हैं। ये पैसे उसका जमा होता रहेगा, पेंशन वगैरह में भी वो उसको यूज कर सकता है, जो पेंशन भी बहुत ईयर्स तक उसको अगर वो जमा करते रहे और निकाले नहीं। तो यहाँ पे ईपीएफओ जो गवर्नमेंट का एजेंसी है वो खुद ही कंट्रीब्यूट कर रहा है कि देखो तुम लोग पैसे मत दो, एम्प्लॉय भी मत दो, एम्प्लॉयर्स भी मत दो, अपना हिस्से में से काट के मत दो, मैं जमा कर दूंगा 4 साल तक। तो एम्प्लॉय को एक तरह से एम्प्लॉयर्स को पुश कर रहा है कि भाई तुमको अलग से सैलरी देने के अलावा अलग से उनके लिए फंड देने की जरूरत नहीं है, कम से कम 4 साल तक। बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू रीच 3 मिलियन यंग पीपल, 3 मिलियन यंग पीपल को बेनिफिट मिलेगा। जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना कि हाउ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज बीइंग डन, हम लोग ये वाला पॉइंट और ऐसे पॉइंट हमेशा मिस कर जाते हैं, ऐसे पॉइंट लिखने वालों को मार्क्स मिलेगा। गवर्नमेंट रीइंबर्समेंट ऑफ अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉइज ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट रीइंबर्समेंट भी करेगी 3,000 पर मंथ। गोल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर 5 मिलियन, 5 मिलियन मतलब 50 लाख और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात चल रही है। डीबीटी, डीबीटी मतलब डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा गया। डीबीटी 15,000 टू न्यू वर्कर्स रजिस्टर्ड विथ ईपीएफओ, जो नए वर्कर्स ईपीएफओ से रजिस्टर्ड होंगे उनको 15,000 रुपए मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट पे। बेनिफिटिंग 210 लाख यूथ विथ एलिजिबिलिटी फॉर सैलरीज अप टू 1 लाख पर मंथ। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किलिंग, new scheme introduced as part of PM comprehensive package to enhance skill and employability. Support for MSME, credit guarantee scheme, new credit guarantee scheme for term loans to purchase machinery and equipment जिसमें कि कोई कोलेटरल का नीड नहीं हो। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, पीएम आवास योजना, 10 लाख crore allocated to address housing need for the urban poor and middle class. Additional 2.2 lakh crore initiative focused on making housing more affordable, ये पीएम आवास योजना में गया। एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टार्टअप को बूस्ट करने में भी पैसे जा रहे हैं, ठीक है। टैक्स को रिफॉर्म किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जब मैं बजट को और एनालाइज करूंगा तो इनके बारे में बताऊंगा। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ाया गया है 10% से 15%।
ये बढ़ाया गया शॉर्ट टर्म गेन्स 12.5 से, है ना, एंड 12.5% ये बढ़ाया गया। ठीक, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या है ये आगे डिस्कस करेंगे। मॉडेस्ट राइज इन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन। देखो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। स्टॉक मार्केट का नाम सुना आपने, जहाँ पे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं, जहाँ पे शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। ठीक है, तो अब उसमें दो चीजें होती हैं। एक, आपने शेयर आज खरीदा, कल बेच दिया, या आज ही बेच दिया, या परसों बेच दिया, या 10 दिन बाद बेच दिया, जब आपको लगे कि शेयर का प्राइस आपका सब्सटेंशियली बढ़ गया है। ठीक है, तो विद इन 1 ईयर आपने अगर शेयर बेच दिया तो इसका मतलब उसको बेच के अगर आपको प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका तब भी होगा जब आपने कोई लैंड का पार्सल आज खरीदा, 4 दिन बाद बेच दिया, ज्यादा मुनाफे में 1 लाख आपको ज्यादा मिल गया, तो वो भी क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उस पर टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा दे रही है। ठीक है, ठीक है ना। मॉडेस्ट और लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। वैसे ही स्टॉक मार्केट में एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन किसको बोलते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपको डिटेल में मैं इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ाऊंगा, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन का मतलब आप समझ लो। ये भी क्या है, इस पे भी ट्रेडिंग हो रहा होता है कि चलो अगर प्राइस बढ़ जाता है किसी स्टॉक का फ्यूचर में, तो आप क्या लगाते हो, एक तरह से आप ये सोचते हो कि किसी स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा और उसका एक लॉट आप खरीद लेते हो। ठीक है, तो उस समय आप लॉट खरीद लेते हो और फ्यूचर में प्राइस जैसे ही थोड़ा बढ़ा, अगले दिन प्राइस थोड़ा बढ़ गया। जैसे मान लो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन इसकी तरह है, जैसे कि विराट कोहली खेल रहा है 90 पे, है ना, और ओवर चल रहा है 40th ओवर चल रहा है, अभी वनडे मैच चलेगा। मान लो 10 ओवर का गेम अभी बचा हुआ है और वो 90 पे खेल रहा है, तो आपको कितना परसेंट चांस लग रहा है कि वो 100 बना लेगा? काफी चांस लग रहा है। तो आपने विराट कोहली पे एक तरह से फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट लिया कि विराट कोहली विल स्कोर 100। उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले आपको कुछ पे करना पड़ेगा। विराट कोहली, अब अगले बॉल पे विराट कोहली ने 6 मार दिया, 96, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का जो चांस होगा, पैसा होगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब विराट कोहली के 100 मारने का लाइक्लीहुड और बढ़ गया। अब आपने अगले बॉल के बाद ही इसको सेल आउट कर दिया, है ना। इसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो ऐसे करके लोग ट्रेडिंग करते रहते हैं अलग अलग शेयर्स का, अलग अलग कमोडिटीज का, है ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने रिलायंस के शेयर खरीदे कि आज रिलायंस के शेयर खरीद लिया, और या रिलायंस के फ्यूचर शेयर खरीदने के लिए एक टोकन दे दिया। अगले दिन रिलायंस का क्वार्टरली रिजल्ट आया, रिलायंस ने बहुत मुनाफा कमाया, तो वापस से ऑब्वियस बात है रिलायंस का शेयर्स आगे बढ़ेगा और फ्यूचर और तेज आगे बढ़ता है ना। तो इस पे और शॉर्ट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे राइज कर दिया है गवर्नमेंट ने, सो दैट कि एफएनओ को थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि इसमें मुनाफा की जगह बहुत लोग घाटा ही कर देते हैं। बैलेंस है, बाकी इसका मैं डिटेल में, आप जब क्लासेस करोगे इकोनॉमिक्स वाली तो वहां समझोगे। बैलेंस एंड inclusive development, equitable growth. The government approach ensure balanced and inclusive development, steering India toward a future economic resilience and equitable growth. अब ये कंक्लूजन क्या है? द बजट अंडरस्कोर्स द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू इंक्लूसिव ग्रोथ टुवर्ड स्ट्रेटेजिक जॉब क्रिएशन, सपोर्ट फॉर एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, सब पे बात कर रही है गवर्नमेंट। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, 5 न्यू स्कीम्स टू एड जॉब क्रिएशन। 5 नए स्कीम जिससे कि जॉब क्रिएशन को फायदा मिले, ये भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। Amid increasing unemployment rates and job and wage losses, the first budget of the third Narendra Modi government has proposed 5 new schemes with an outlay of 2 लाख करोड़। कितने करोड़ का आउटले है? 2 लाख करोड़ का आउटले है। ठीक है, तो इसमें क्या बात हो रही है? टू जनरेट जॉब फॉर द यूथ। अब इसमें बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये पहले से चल रहा है, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पहले से चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा। 3 स्कीम अंडर प्राइम मिनिस्टर पैकेज फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड, जैसे कि ईपीएफओ में एनरोलमेंट वगैरह हमने डिस्कस किया लास्ट टॉपिक में। टारगेटिंग रिकॉग्निशन ऑफ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय एंड सपोर्ट टू एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सपोर्ट देना। फर्स्ट स्कीम क्या है? 1 month wage to all newly employed worker in all formal sector। 1 month wage मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 1 month सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट
टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर रजिस्टर विद द ईपीएफओ, ये सब फर्स्ट स्कीम में चल रहा है। अप टू 15,000 का पैसा मिलेगा। जैसे मान लो अगर कोई नया वर्कर है, वो ईपीएफओ से आज रजिस्ट्रेशन कराया, तो 15,000 तक, है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको हर महीने पैसा मिलता रहेगा, ईपीएफओ या गवर्नमेंट देती रहेगी। ठीक है, विथ एन एलिजिबिलिटी लिमिट ऑफ 1 लाख मंथली सैलरी, जिसका सैलरी 1 लाख या 1 लाख से कम है। इससे 210 लाख यूथ को फायदा मिलेगा। सेकंड, इंसेंटिवाइजिंग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में भी एम्प्लॉयमेंट कैसे फेवर किया जाए। इंसेंटिव फॉर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट लिंक टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू द ईपीओ कंट्रीब्यूशन, जिसके लिए 4 साल तक ईपीएफओ पे कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ही करती रहेगी उनका प्रोविडेंट फंड में। ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन का रिइंबर्समेंट भी होगा। कवर्स एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन ऑल सेक्टर, तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए था। ऑल सेक्टर में एडिशनल एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट क्या करेगी, 3,000 पर मंथ 2 इयर्स के लिए रिफंड करेगी, एक तरह से रिइंबर्स करेगी एम्प्लॉयर्स को, है ना। जैसे मान लो एक कंपनी है, वो अपने बहुत सारे वर्कर्स रखी हुई है, तो वर्कर्स रखी हुई है, तो गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है, रूल्स रेगुलेशन, वो क्या बोलता है, अगर इन वर्कर्स का सैलरी कम है तो इनका एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होगा। सैलरी के अलावा आप कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड अकाउंट में भी जमा करोगे। तो गवर्नमेंट बोलती है कि तुमने वर्कर्स के लिए जमा किया, पर वर्कर पर मंथ मैं 3,000 आपको क्या कर दूंगा, रीइंबर्स भी कर दूंगा। तो कंपनी हैप्पी, उसने सोचा कि पैसा बच रहा है तो लो, लेट्स हायर सम मोर एम्प्लॉय हायर करेंगे, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब तो कुछ समझ में आ रहा होगा। स्किलिंग यूथ, एमिंग टू स्किल 20 लाख यूथ ओवर 5 ईयर पीरियड, 5 साल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई, आईटीआई में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन होने वाला है और बहुत ज्यादा स्किलिंग होने वाला है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर 1 करोड़ यूथ इन 500 टॉप कंपनीज, है ना। इंटर्नशिप अलाउंस 5,000 पर मंथ मिलेगा एंड वन टाइम असिस्टेंस 6,000 मिलेगा। बैकग्राउंड एनालिसिस, प्रीवियस इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या क्या लिया है। इन 2016 मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंस्ड अ स्पेशल पैकेज फॉर द अपैरल सेक्टर, कपड़े वाले सेक्टर के लिए, to generate 1 crore job in 3 years, covering the employer's EPFO contribution for new employees earning less than 15,000 a month for the first 3 year। मतलब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कपड़े वाले सेक्टर के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 1 करोड़ जॉब क्रिएट करना है। ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन कौन पे करेगा, गवर्नमेंट ही पे कर देगा 3 साल के लिए। इससे क्या हुआ, लार्ज स्केल यूनिट को काफी बेनिफिट मिला। स्मॉल एंड मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरर डिड नॉट सी सिग्निफिकेंट बेनिफिट। तो ये पुराने स्कीम का एनालिसिस। फीडबैक एंड रिकमेंडेशन, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं। चेयरमैन ऑफ सदर्न इंडिया मिल एसोसिएशन एसके सुंदरम emphasized the need for consistency and long term implementation of such scheme। ऐसा स्कीम ऐसा नहीं अभी चलाया साल भर बाद बदल दिया, ऐसा 8-10 साल चलाओ तो फायदा देखने के लिए मिलेगा। ट्रेड यूनियन लीडर अमरजीत कौर critiqued the focus on skilling over job creation फॉर ऑलरेडी स्किल्ड बट अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल। बोलते हैं कि बहुत सारा यूथ स्किल्ड तो है बट अनएम्प्लॉयड है, तो आप स्किलिंग से ज्यादा जॉब क्रिएशन पे फोकस करो। विविंग द proposal as favoring corporate ease of doing business। Final conclusion, Union budget introduces comprehensive scheme aimed at job creation, skilling, addressing the critical employment need of the nation। तो ये आई थिंक आपके समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत आप नोट्स बना सकते हो, बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत क्यों नहीं है। जहां जहां बताया वो बस स्कीम्स के नाम के नोट्स बना सकते हो, एक एक पॉइंटर के नोट्स बना सकते हो। ठीक है, ये आपको आने वाले जगह जगह अलग अलग जीएस पेपर में हेल्प करेंगे। मोस्टली जीएस पेपर 2 और 3 में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।